नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी में। मेरा नाम है विजेंद्र वर्मा एंड आई एम द डायरेक्टर फाउंडर ऑफ द विधि जुडिशियल एकेडमी। We provide coaching for the judicial services exams, and through this video we are trying to reach out to you to provide you full professional exam oriented coaching for the judicial services, and that is free of cost. इन क्लासेस में जो वीडियोस हम आपको प्रोवाइड करेंगे, वी आर गोइंग टू प्रोवाइड यू द एंटायर फाउंडेशन कोर्स इंक्लूडिंग ऑल द बुक्स, इंक्लूडिंग all the details, whether it is required for the prelims or mains or for the guidance for the interview. मीन्स इन वीडियोस को आपने सिर्फ इतना करना है, सीक्वेंस में देखना है, प्लेलिस्ट को अच्छी तरीके से देखना है। सब्जेक्ट वाइज मिल जाएंगे आपको, सीपीसी, कॉन्स्टिट्यूशन, कॉन्ट्रैक्ट, बीएनएस, बीएनएसएस, इन सब की प्लेलिस्ट आपको सीक्वेंस में मिलेगी। इन प्लेलिस्ट को देख करके आपने यू हैव टू टेक द कोचिंग फ्रॉम द स्क्रैच। फर्स्ट वीडियो से लेके लास्ट वीडियो तक आपने करना है। उन्हीं वीडियोस में आपको गाइड किया गया है कि किस तरीके से आप किसी को कोई सा पर्टिकुलर प्रोविजन, सेक्शन, सब सेक्शन उसको प्रीलिम्स के लिए पढ़ना है क्या, मेंस के लिए पढ़ना है क्या, और उसके किस तरीके से नोट्स करने चाहिए, कैसे आपको रिवीजन करना चाहिए। इन्हीं वीडियोस में डिटेल में गाइडेंस आपको मिलेगी। तो प्लीज आपसे ये रिक्वेस्ट है, आप ये ना समझें कि यूट्यूब में फ्री में दिया गया है तो फिर ऐसे ही होगा। ये वो प्रोफेशनल कोर्स है जिसके लिए हम लोग अच्छी खासी हाई फीस लेते आए हैं स्टूडेंट से, लेकिन एक टाइम आता है इंसान को समाज के लिए भी करना चाहिए, और उसी इंटेंशन के साथ में वी आर प्रोवाइडिंग यू द एंटायर कोर्स फ्री थ्रू द यूट्यूब चैनल विधि जुडिशियल एकेडमी। तो प्लीज हर वीडियो की जो थंबनेल है उसको देख करके आपको आइडिया लग जाएगा कि इसका सब्जेक्ट क्या होने वाला है। कुछ टॉपिक्स ऐसे होते हैं जिनको एक लेक्चर में कवर नहीं किया सकता, तो उसमें लेक्चर नंबर 1, 2, 3 सीक्वेंस से मिलेगा। प्लीज उस तरीके से देख लीजिएगा, और नोट्स आपको अपडेटेड मिलेंगे, उसके लिए कहीं जाने की जरूरत नहीं है। नोट्स का जो लिंक मिलेगा आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा आपको। एंड थैंक यू वेरी मच, विश यू ऑल द बेस्ट। So in the last class we have done what? Constructive res judicata. We have completed the first requirement, first condition for the application of principle of res judicata as enunciated in section 11. Section 11 की जो लागू करने के लिए जितनी शर्तें होनी चाहिए उसमें पहली शर्त हम लोग पढ़ चुके हैं ना, डायरेक्ट मैटर्स डायरेक्टली एंड सब्सटेंशियली इन इशू। उसी के पार्ट में हम लोगों ने पढ़ा था कंस्ट्रक्टिव रेस जुडिकेटा, एक्सप्लेनेशन 4th। Now come to the second condition, second requirement for the application of section 11. So now come to the second condition. Second condition res judicata is what? That the former suit must have been a suit between the same parties. This is the condition, meaning thereby what? The parties in the subsequent suit and the parties in the former suit, these parties must be same between the that former suit must have been a suit between the same parties or between the parties under whom they or any of them claim. Means the parties at present parties जो केस लेकर के आई हैं, सपोज कीजिए the parties right now are P2 versus D2, plaintiff 2, defendant number 2, D2, name is P2 and D2. So if we are saying same parties, means either they were in the former suit, the suit was between P2 versus D2, or these P2 or D2 are the persons who are claiming under the former party, that is P1 के अंडर में P2 and D2 के अंडर को क्लेम कर रहे हैं, D1 के अंडर क्लेम कर रहे हैं D2। तो we will explain it. So this is the most important, one of the most important requirement, and this seems to very simple, same parties, nothing technical, but if you read it in detail, so many questions of prelims and so many questions of mains as well, you will find from the same fact, from the same condition, what the short note on the res judicata between co-defendants, short note on the res judicata between co-plaintiffs। तो co-plaintiffs एंड co-defendants के बीच में रेस जुडिकेटा अप्लाई होगा या अप्लाई नहीं होगा, इस पर आपसे शॉर्ट नोट पूछ लिया जाएगा। तो दिस इज द पार्ट ऑफ द एक बिगर क्वेश्चन, सेक्शन 11 का पार्ट है ये, बट इन इट सेल्फ अपने आप में भी ये टॉपिक आपके लिए शॉर्ट नोट के लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। तो आपको इसीलिए इसको आपने उतनी ही ज़्यादा तवज्जो भी देनी है, ढंग से समझना है इसको। जो सीपीसी का पार्ट है ये आपका और रेस जुडिकेटा,
ये वन ऑफ द मोस्ट टेक्निकल है, क्योंकि हर पॉइंट पे टेक्निकल पॉइंट्स हैं यहाँ पर ये। तो चलिए समझते हैं इसको। जैसे फॉर एग्जांपल ये समझिए आपको कि इलस्ट्रेशन पढ़ते हैं पहले टू अंडरस्टैंड दिस व्हाट दिस इज इलस्ट्रेशन। A sues B for rent, got it? Now B contends that A is not the landlord and the suit is dismissed. A sues B for rent. A B से क्या कहता है कि now you should give me rent. B contends that you are not the landlord and the suit of A is dismissed. It means the contention of A that I am the landlord and you are the tenant, you should give me rent. That contention was not accepted by the court and the suit is dismissed. Then a subsequent suit either by A or by X claiming through A is barred by res judicata. इसको आप ऐसे समझिए, थोड़ा इजी हो जाएगा आपके लिए समझने के लिए। A sues B for rent, got it? Why? क्या कहता है? B की कंडीशन क्या है कि you are not the landlord, so why should I give rent to you? And his contention, that is the contention of B, is accepted and suit is dismissed. Got it? So court held that A is not entitled for the rent as he is not the landlord. This has been decided in the first suit. We say technically it is a former suit. Now A brings a subsequent suit. Either A brings the suit or by X claiming through A. X is the legal heir of A. Either A suit brings suit or the X suit. This subsequent suit is barred by res judicata. Why? Because these are the matter was same, substantially, directly and substantially matter is same, and it is between the same parties. So the requirement we are focusing right now, either it former suit was between A and B, है ना, and the subsequent suit is also between A and B, or X claiming through A versus B. तो parties are same. तो अगर ये बात समझ में आ गई है पार्टीज का सेम होने का, तो प्लीज रेज हैंड, आगे बढ़े बात आगे। ऐसे से एक केस ये देखिए आप लोग, सेकंड इलस्ट्रेशन। A sues B for rent. Again, this is a suit between A and B. A क्या डिमांड कर रहा है? He should be given rent. B contends that C and not A is the landlord. This is the contention of B. B की कंटेंशन क्या है? A is not the landlord, C is the landlord. Why are you claiming rent from me? You are not the landlord, rather C is landlord. Got it or not? Therefore suit is dismissed. Means contention of B is accepted by the court. Got it or not? Now A brings subsequent suit versus B and C. For what? Declaration of his title. Now he is bringing a suit against B and C. Earlier suit was for rent, only against B. Now he is bringing the suit against B and C. Here these are the parties are not same here. So therefore this case is not barred by res judicata. So if you got the opportunity कि if you have the question only on this point, same parties के उस पे, तो आपको इस तरीके से एक्सप्लेन करना चाहिए। एक इलस्ट्रेशन आपने दिया वेयर द सूट इज बार्ड, एंड एक केस आपने समझा दिया, एक इलस्ट्रेशन ऐसे समझा दिया वेयर सूट इज नॉट बार्ड। तो दोनों ही केस आपने समझा दिए इसमें, और इसी के बेस पे देखो, इन्हीं इलस्ट्रेशंस के बेस पे लगभग आपसे क्वेश्चन पूछ लेते हैं। सेम फैक्ट्स, ए सूज बी फॉर रेंट, एग्जैक्ट सेम्स, एंड वेदर दिस ऑर्डर इज लीगल और नॉट लीगल। इस तरह के क्वेश्चन आपसे पूछे जाते हैं। तो जो इलस्ट्रेशंस हैं ये आपके टेक्स्ट बुक में दे रखे हों या आपके बेरक में जहां भी दे रखे हैं, उन बेरक्स को बहुत अच्छी तरीके से कर लेना चाहिए। आप लोगों को कर लेंगे तो इट मीन्स व्हाट, when the parties in the subsequent suit are different from the former suit, there is no res judicata. So for the application of the principle of res judicata, it is must that the parties must be same. Got it or not? Now come to the next point within this discussion, and that is regarding the co-defendant. Res judicata between co-defendants, it is very very important for you. Short note on this topic, res judicata between co-defendants. It is a expected question for you. आएगा ही आएगा आप लोगों से कि write short note on res judicata between co-defendants.
नाउ व्हाट इज द लॉ, वेदर, आप समझ रहे हैं इसका, वेदर रेस जुडिकेटा कैन अप्लाई बिटवीन को डिफेंडेंट्स और नॉट, इसका मीनिंग समझते नहीं? देखिए क्या है, सपोज कीजिए, इसका मीनिंग समझ लीजिए पहले क्या है। सपोज आई एम द प्लेंटिफ एंड यू, आउट ऑफ यू 3 or 4 आर डिफेंडेंट्स, 1 2 3, you 3 are defendants, I am the plaintiff, got it? Now to decide my claim, court has to decide one of the controversy between you people. This is suit between me versus all of you, but in order to give relief to me, it is necessary to decide a controversy which is amongst you. That controversy is decided. Now whether that decision will bind you in the subsequent litigation or not. If it binds, then we will say it is the case of res judicata between co-defendants. To understand this in a better way, you see this illustration. A sues B, C and D. So here B, C and D are co-defendants. Are you getting this point? A is the plaintiff, B, C and D. These are what we say in co-defendant. Got it? And in order to decide the claim of A, the court has to interpret a will. A का claim decide करने के लिए कोर्ट को क्या करना पड़ेगा? एक will को का इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा कि व्हाट डज इट मीन, इसका मीनिंग क्या है, विल में जो लिखी गई बातें हैं उसका एक्चुअली मीनिंग क्या है और उसका सही हकदार कौन है। द डिसीजन रिगार्डिंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ द विल ऑन राइवल क्लेम्स ऑफ द डिफेंडेंट्स विल ऑपरेट रेस जुडिकेटा इन एनी सब्सिक्वेंट बिटवीन दीज डिफेंडेंट्स। फॉर एग्जाम्पल, दिस इज कंस्ट्रक्शन ऑफ विल। If these B, C and D are having rival claims and they bring a subsequent suit amongst them, then the decision in the former suit, which was brought by whom? A, that decision will operate as res judicata amongst these co-defendant as well. इसे हम कहते हैं res judicata between co-defendants. देखिए दोबारा समझ लीजिए इस बात को। सूट किसके बीच में है? आई एम द ए, यू आर बी सी डी। मैं एक सूट लेकर आया हूं, सपोज कीजिए मैं कहता हूं कि मुझे इस विल में से जो चाचा जी जो विल वसीयत बनाकर गए हैं, मैं भतीजा हूं और ये आप तीनों लड़के हैं, इन तीनों को तो जायदाद मिली है, मुझे भी मिली है उसमें। समझ रहे हैं आप? ये अब यहां पर क्या मुद्दा बन गया? इंटरप्रिटेशन ऑफ विल का मतलब क्या है? कोर्ट को अगर मुझे रिलीफ देना है तो कोर्ट को उस वसीयत का इंटरप्रिटेशन करना पड़ेगा कि इसका एग्जैक्टली मीनिंग क्या है। हाँ है ना? समझ रही बात आपको? आपको ये इंटरप्रिटेशन करनी पड़ेगी। अब उसमें राइवल क्लेम्स इनके भी हैं, बी सी डी के भी। नाउ कोर्ट डिसाइडेड इट दिस, कोर्ट हैज टू इंटरप्रेट द विल एंड कोर्ट डिसाइडेड अबाउट द कंस्ट्रक्शन ऑफ द विल की भी इसकी वसीयत का मीनिंग ये है। बात समझ में आ गई? उसमें कोर्ट डिसाइडेड दैट 25% शुड गो टू द विजेंद्र, रेस्ट 75% शुड बी डिवाइडेड अमंग्स दीज पीपल। दिस इज द कंस्ट्रक्शन और इंटरप्रिटेशन ऑफ द विल डन बाय द कोर्ट। गॉट इट और नॉट? नाउ subsequently they litigates amongst them. B brings a suit against C and D. Got it or not? On this issue. Then C can say or D can say this matter has already been decided by the court, although the suit was not brought by any of us. The suit was brought by the plaintiff. But even then, as or because this suit, this controversy has come to an end, has been set at rest in the former suit, therefore this is the case of application of res judicata. अब बात समझ में नहीं आई? बताइए। तो अगर ये बी सूट लेकर के आता है ये, तो सी ये कह सकता है कि ये जो कंट्रोवर्सी है
ये जो सूट डिसीजन, इस विल पर डिसीजन ऑलरेडी एक पहले सूट में हो चुका है। जो सूट ए लेकर आया था, भले ही हम डिफेंडेंट थे, लेकिन उस समय हमारे राइवल क्लेम्स को डिसीजन उसमें हो चुका है एक बार। तो वंस दैट रेस्ट इज डिसाइडेड, वंस दैट मैटर हैज बीन डिसाइडेड, देन इट कैन नॉट बी रीओपन्ड। नाउ दिस इज द केस ऑफ रेस जुडिकेटा बिटवीन को डिफेंडेंट्स। आप पूछो क्या पूछना है। देखिए इनकी क्वेरी समझे आप लोग। इनकी क्वेरी ये है कि दिस इज ए सूज बी सी एंड डी, दिस इज द सूट नंबर 1। दिस इज क्वेरी ऑफ श्रेयांश कि देयर इज सूट नंबर 1, वी से इट सूट नंबर 1 which is brought by A. Got it or not? In this suit, A is seeking some relief from B, C and D. Okay? And that relief is dependent upon the interpretation of the will. You got it? Simultaneously, in some other court or in the same court, there is also a suit going on which is brought by B against C and D on the same issue. Are you getting it or not? Now there are two suits. One suit is brought by the A and second suit is brought by B against C and D. Got it or not? So in the former suit, if first of all we are studying the topic of co-defendants, है ना? तो co-defendants का मतलब ये है कि all defendants must be in the same suit. Only then they can be said to be co-defendant. तो our problem will be related to only the first suit. Now as he has raised the query, ऐसे केस में क्या होगा? दो केस चल रहे हैं, एक केस एक ए लेकर आया है और दूसरा केस लेकर आया है बी। ए जो केस लेकर आया है वो बी सी डी तीनों के खिलाफ लेकर आया है, और ये बी सूट लेकर के आया है वो केवल इन डिफेंडेंट्स के लेकर आया, सी एंड डी के लेकर आया है। दोनों में इश्यू हो गया सेम। अब ठीक है, नाउ यहां पर ये हो सकता है कि ऐसी स्टेज पे अगर जो डिसाइड, अगर जैसे आप ये कह रहे हैं कि बी वाला डिसाइड हो गया, तो उसका जो डिसीजन है फिर यहां पर ए को देने के लिए ही बहुत नेचुरल बात है। यहां पर जो कंट्रोवर्सी है इंटरप्रिटेशन ऑफ विल क्यों करना पड़ा कोर्ट को? क्योंकि हमें पर्पस क्या था? ए को रिलीफ देना था, प्लेंटिफ को देना था। जब वो कंट्रोवर्सी ऑटोमेटिकली खत्म हो गई, देन कोर्ट विल टेक दैट फाइंडिंग कि नाउ दिस सूट हैज बीन ऑलरेडी डिसाइडेड, देन देयर इज नो नीड टू रीओपन दिस इन दिस केस। आप मेरी बात समझ रहे हो? जब एक केस आपने बताया कि भाई बी और बी केस लेकर आया था सी एंड डी के बीच में, वो डिसाइड हो चुका और उसमें ये इशू डिसाइड हो चुका, तो ऑलरेडी वो इस वाले सूट के लिए रेस जुडिकेटा ग्रुप में अप्लाई करेगा वो। आप बात समझ रहे हैं? क्योंकि एक इशू डिसाइड हो चुका बिटवीन बी सी एंड डी रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ विल, तो दैट डिसीजन विल एक्ट एज ए रेस जुडिकेटा इन द सूट ब्रॉट बाय ए। समझ रहे हैं आप? तो कोर्ट भी सिर्फ ये कहेगी, ए सिर्फ ये कहेगा सर दिस हैज बीन डिसाइडेड, देयर इज नो नीड टू गो अगेन इनटू दिस इशू, दिस इशू रिगार्डिंग द इंटरप्रिटेशन ऑफ विल हैज ऑलरेडी बीन डिसाइडेड बिटवीन दीज टू पीपल। नाउ ऑन दैट बेसिस यू गिव मी द रिलीफ। तो ये तो आपकी क्वेरी का आंसर होगा। अब हम लोग अपने टॉपिक पर आते हैं अगेन कि व्हाट वी आर स्टडीइंग, द वेदर देयर कैन बी रेस जुडिकेटा बिटवीन co-defendants or not. Answer is yes. And you will see the questions so many times in prelims like this itself. So as there is res judicata between plaintiff and defendant, है ना? Similarly there can be res judicata between co-defendants and co-plaintiffs as well, like this you can say. Rather you can say this. Generally res judicata is between what? Plaintiff and defendant. But there may be the cases where res judicata may be applied between defendant, plaintiff and plaintiff. इनको हम बोलते हैं between co-defendants, between co-plaintiffs. तो यहां पर आप देखिए, this is the question for you. Principle of res judicata applies. Principle of res judicata applies between co-plaintiffs, between co-defendants, both A and B. The answer is this. See. एंड दिस इज द बिहार जुडिशरी क्वेश्चन फॉर यू। डायरेक्ट क्वेश्चन आएंगे इसी तरीके से आपके पास। देखिए, रेस जुडिकेटा डज नॉट ऑपरेट बिटवीन को डिफेंडेंट्स, बिटवीन को प्लेंटिव्स
against a pro forma defendant. Answer is C. Again, a matter may be res judicata between plaintiff and defendant, co-plaintiffs, co-defendants, all the above. आप देख रहे हैं, तो ऐसे ही क्वेश्चन आएंगे इसमें आपके। देखिए, इन वीडियोस के बारे में आपको अंदाजा लग गया होगा कि ये इनकी जो अप्रोच है वो है एग्जाम में कैसे आएगा। आपको बुद्धिजीवी बनाने की प्रयास नहीं किया गया है। तो अगर आपको ये प्रयास समझ में आया हो और आपको अच्छा लगता हो तो प्लीज हेल्प अस स्प्रेड अवेयरनेस अबाउट दिस चैनल, सो दैट कि बहुत से ऐसे स्टूडेंट होंगे, बहुत से खासकर ऐसी गर्ल्स होंगी जिनको उतनी अच्छी क्वालिटी कोचिंग नहीं मिल पा रही है। तो हेल्प देम, हेल्प योरसेल्फ, हेल्प अस। Thank you very much and share these videos. Thank you.